नमस्कार साथियों, जानवी ITI के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब आरंभ करते हैं। यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं ऐसी थ्योरी का एक टॉपिक है, ठीक है, ऐसी थ्योरी का एक टॉपिक है और जिस टॉपिक का नाम है भाई शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। ये जो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्या कह सकते हैं भाई? प्योर इंडक्टिव सर्किट। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ को समझने से पहले हमें एक परिपथ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैं एक परिपथ का निर्माण करता हूँ। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक कॉइल की, ठीक है, एक प्रेरक की आवश्यकता है। ये हमारे पास एक प्रेरक है और इसके अंदर हमने AC वोल्टता दी है भाई। क्या वोल्टता दी है? AC वोल्टता। और कितनी वोल्टेज दी हमने इसके अंदर? V बराबर, ठीक है, V बराबर VM साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज मैंने इसके अंदर प्रदान करवाई है। सबसे पहले तो हमारे पास जो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ होता है इसकी एक विशेषता होती है कि इसके अंदर केवल और केवल एक चोक जुड़ा हुआ होता है, एक इंडक्टर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है भाई, क्या जुड़ा हुआ होता है? केवल और केवल एक इंडक्टर जुड़ा हुआ होता है। दूसरी चीज, यहां पर जो इसका रेजिस्टेंस होगा, जो R की वैल्यू रहेगी वो यहां पर 0 होती है। कितनी होती है भाई? 0 होती है। लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होता है जो विद्युत धारा का विरोध करता है। तो यहां पर विद्युत धारा का विरोध कौन करता है? प्रेरकत्व करता है। कौन करता है? प्रेरकत्व, यानी कि इंडक्टेंस, ठीक है, यानी कि इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस विद्युत धारा का विरोध करता है। और यहां पर जो इंडक्टेंस की वैल्यू होती है उच्च होती है। कितनी होती है? उच्च होती है। मैं आपको बता दूं कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के अंदर इंडक्टेंस की वैल्यू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इंडक्टेंस यहाँ नहीं होगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको इंडक्टेंस इंडक्टेंस होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा परिपथ जिसमें केवल और केवल एक चोक जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 रहेगी, इसके अंदर इंडक्टेंस की वैल्यू उच्चतम रहेगी, अधिकतम रहेगी। इसके बाद यहाँ पर जो पावर फैक्टर की वैल्यू रहेगी, जो वास्तविक शक्ति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, वास्तविक शक्ति कितनी देखने को मिलेगी भाई? वास्तविक शक्ति कितनी होती है? 0, जिसे आप लैगिंग भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लैगिंग भी कह सकते हैं। अब इस 0 को समझने से पहले हमें शुद्ध प्रेरकीय परिपथ की वेव को समझना होगा। इस 0 को समझने से पहले शुद्ध प्रेरकीय परिपथ की वेव को समझना होगा। भाई अपने पास ये क्या होती है? एक वेव होती है। ये हमारे पास AC की वेव है जिसके अंदर ये आपका विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज चलता है, ठीक है, और यहाँ से इसके 90 डिग्री के बाद यहाँ पे करंट आरंभ होता है। ये करंट आरंभ क्यों होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि 90 डिग्री के बाद यहाँ पे करंट शुरू होगा, ठीक है। ये यहाँ पर करंट शुरू हो जाता है भाई 90 डिग्री के बाद। बात समझ में आ गई? ये 90 डिग्री के बाद करंट शुरू क्यों हो रहा है इस पर बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि स्वप्रेरण के द्वारा, स्वप्रेरण का नियम क्या कहता है कि किसी भी कॉइल के अंदर, किसी भी हमारे पास एक कॉइल है, यदि इस कॉइल के अंदर हम AC वोल्टेज फ्लो करवाते हैं तो वोल्टेज फ्लो करवाने के बाद ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड का छेदन कौन करेगा? ये खुद के टर्न ही मैग्नेटिक फील्ड का छेदन करने लगेंगे। ये टर्न क्या करने लगेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का छेदन करने लगेंगे। एक वोल्टेज तो वो जो हम इसके अंदर दे रहे हैं, एक वोल्टेज वो जो टर्नों के छेदन होने से उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम क्या कह देते हैं भाई? बैक EMF कह देते हैं। और इस बैक EMF को हम काउंटर EMF भी कह सकते हैं, ठीक है, काउंटर EMF भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये काउंटर EMF इसके अंदर पैदा होता है। जैसे ही हमने इसके अंदर सप्लाई दी, जैसे ही हमने इसके अंदर EMF दिया, इसके अंदर काउंटर EMF यानी कि बैक EMF पैदा हुआ। बैक EMF क्या करता है कि यहाँ से वोल्टेज देती है और बैक EMF भी उसी वक्त उत्पन्न हो जाता है। बैक EMF हमेशा इसके विपरीत दिशा में होता है, वोल्टेज के हमेशा विपरीत दिशा में होता है। बैक EMF उत्पन्न होगा और बैक EMF क्या करता है? इस करंट को यहीं पर 0 पर ही रोक लेता है, करंट को आगे बढ़ने ही नहीं देता। बैक EMF यहाँ पे क्या करेगा? करंट का विरोध करेगा। धीरे 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 आपकी वोल्टेज जो है अपने शिखर मान तक पहुंच जाएगी,
ठीक है, धीरे धीरे आपकी वोल्टेज शिखर मान तक पहुंच जाएगी। लेकिन यहां पर जो बैक ईएमएफ है, ठीक है, कौन सा ईएमएफ भाई? बैक ईएमएफ। जो बैक ईएमएफ है वो ईएमएफ के बराबर होता है। अगर मैं पूछूं शुद्ध इंडक्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज का मान 240 वोल्टेज है और बैक ईएमएफ की वैल्यू कितनी रहेगी, तो दोनों के अंदर बराबर रहेगी 240 240। मैंने बताया कि जितना ईएमएफ रहेगा उतना ही बैक ईएमएफ रहेगा, दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी। लेकिन यहां पर क्या होगा कि ईएमएफ, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला यहां पे क्या हो जाएगा? -L di/dt। ये यहां पर जो माइनस है, ये माइनस यहां पर बताता है कि बैक ईएमएफ जो है हमेशा ईएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, हमेशा उल्टी दिशा में चलेगा। ईएमएफ आपको कहां चलता हुआ दिख रहा है? ऊपर की ओर चल रहा है। बैक ईएमएफ हमेशा इसके उल्टी दिशा में चलता हुआ दिखेगा और जब आपका ईएमएफ शिखर मान तक पहुंच जाएगा उसी वक्त आपका बैक ईएमएफ भी अपने शिखर मान तक पहुंच जाएगा, दोनों शिखर मान तक पहुंच जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा शिखर मान के बाद ईएमएफ और बैक ईएमएफ दोनों की वैल्यू घटने लगेगी। यहां से ईएमएफ की वैल्यू घटने लगी और यहां से बैक ईएमएफ की वैल्यू घटने लगी। जिस वक्त बैक ईएमएफ की वैल्यू घटने लगी उसी वक्त क्या होता है कि बैक ईएमएफ का मान धीरे धीरे कम होने लगता है और करंट शुरू हो जाती है, मतलब करंट चालू हो जाती है। बैक ईएमएफ धीरे धीरे कम हुआ और करंट की वैल्यू धीरे धीरे चालू हुई। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जब आपका ईएमएफ 90 डिग्री तक पहुंच चुका है उसके बाद आपका करंट यहां से शुरू किया जा रहा है। तो यहां पर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर जो वोल्टेज और जो आपकी करंट है इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का वैद्युतिक अंश है भाई? 90 डिग्री का वैद्युतिक अंश है। यहां पर आगे कौन चल रहा है? यहां पे वोल्टेज आगे चलती है। ठीक है, वोल्टेज करंट से आगे चलती है। भाई समझ में आ गया कैसे चलती है, आगे क्यों चलती है? ये कारण समझ में आया? बैक ईएमएफ के कारण चलती है। बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, करंट को जीरो पर ही रोक लेता है। जब आपका वोल्टेज शिखर मान तक पहुंच जाता है उसी वक्त बैक ईएमएफ भी शिखर मान तक पहुंचता है। बैक ईएमएफ की धीरे धीरे वैल्यू कम होने लगती है और करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है। तो यहां पर इस तरह से इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का अंतर आ जाता है। ये अपने पास एक छोटी सी वेव और बना दे रहा हूं मैं साइड में। ये मेरे पास एक वेव है और मैं पूछूं कि यहां पर इसका ये वाला हिस्सा 90 डिग्री वाला हिस्सा कहलाता है और ये वाला हिस्सा 270 डिग्री वाला हिस्सा कहलाता है और ये हिस्सा इसका 360 डिग्री वाला और ये यहां पर 180 डिग्री वाला। इन हिस्सों को मैं इसके अलावा और कुछ भी बोल सकता हूं, 90 डिग्री के जगह और कुछ लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं π/2। क्या लिख सकता हूं भाई? π/2। और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? 80 डिग्री की जगह 180 डिग्री की पाई लिख सकता हूं। और यहां पर कितना लिख सकता हूं? 3π/2। ठीक है, 3π/2 लिख सकता हूं यहां पे। और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 2π लिख सकता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी चीजें मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर 90 डिग्री की जगह π/2 भी लिखा हुआ हो तो भी चलेगा। और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर वोल्टेज करंट, मतलब वोल्टेज करंट से कितना आगे चलती है, तो 90 डिग्री और π/2, बात एक ही है। चाहे π/2 बोल लो चाहे आप 90 डिग्री बोल लो। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद क्या चीज है भाई इसके अंदर? शुद्ध प्रेरकीय परिपथ हो गया। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने पढ़ ली है। इसके बाद में यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, जो आपकी वोल्टेज होती है, ठीक है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चलती है। ठीक है, और ईएमएफ यानी कि वोल्टेज और बैक ईएमएफ में, ठीक है, बैक ईएमएफ में कितने डिग्री का अंतर होता है? 180 डिग्री का अंतर होता है। और यहां पर जो करंट होता है, करंट से, ठीक है, यानी कि सॉरी बैक ईएमएफ से, बैक ईएमएफ से करंट आगे चलता है। करंट आगे चलता है और कितना आगे चलता है भाई? 90 डिग्री आगे चलता है। ठीक है, ये रेशियो याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में कहीं पर भी कुछ भी पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी रहेगी। पावर फैक्टर की यानी कि वास्तविक शक्ति की वैल्यू यहाँ पर 0 रहने वाली है। और वास्तविक शक्ति 0 रहेगी तो यहाँ पे आभासी शक्ति और प्रतिघाती शक्ति की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। आभासी शक्ति और प्रतिघाती शक्ति, ठीक है, प्रतिघाती शक्ति
इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है भाई? हमेशा बराबर होती है। इसकी वैल्यू हम VI से निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू हम किससे निकाल सकते हैं? इसकी वैल्यू निकालेंगे VI साइन थीटा, ठीक है, VI साइन थीटा के द्वारा हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री लेनी है, ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री लेनी है। और जब 90 डिग्री हम लेते हैं तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है भाई? 1 निकल करके आती है। साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 निकल करके आती है, तो प्रतिघाती शक्ति की वैल्यू अधिक होती है और इसी प्रकार से आभासी शक्ति की वैल्यू भी अलग हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों बराबर होती है। तो प्रतिघाती शक्ति अगर अधिक हो गई तो यहाँ पर आभासी शक्ति ऑटोमेटिकली अधिक हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ कि आभासी शक्ति हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? VI cos फाई, ठीक है, यही काम में लेते हैं। VI cos फाई काम में लेते हैं पावर निकालने के लिए। तो ये आपकी वास्तविक शक्ति के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास एक चीज निकल करके आई थी, प्रेरकत्व, ठीक है। क्या भाई? प्रेरकत्व, जिसे हम क्या बोल रहे थे? इंडक्टेंस बोल रहे थे। यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इंडक्टेंस क्या होता है? यहाँ पर रेजिस्टेंस तो होता नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर क्या होता है? धारा के मार्ग में व्यवधान डालने के लिए इंडक्टेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंडक्टेंस। यहाँ पे इंडक्टेंस क्या काम करता है? इस कॉइल के अंदर जो विद्युत धारा फ्लो हो रही है और विद्युत धारा के मान में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों का विरोध करता है इंडक्टेंस। समझ में आ गया इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस क्या होता है कि जो विद्युत धारा होती है उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा है इंडक्टेंस, जिसे आप प्रेरकत्व भी कह सकते हैं। अब आपके पास ये जो प्रेरकत्व जो है, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है भाई? इसका मात्रक हेनरी होता है। और अगर इसके प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक क्या होता है भाई? एल होता है। एच नहीं होता, एल होता है, ठीक है। क्या होता है भाई? एल होता है। समझ में आ गया? यहाँ पर ये प्रेरकत्व हो गया, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी हो गया, इसका प्रतीक एल हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि एक हेनरी क्या होता है, एक हेनरी की हमें परिभाषा बतानी, तो हेनरी की परिभाषा क्या होती है? किसी कॉइल के अंदर 1 एम्पियर की विद्युत धारा फ्लो करवाई जाए 1 सेकंड के अंदर और उसके अंदर 1 वोल्टेज उत्पन्न हो जाए, ठीक है, उसके अंदर 1 वोल्टेज उत्पन्न हो जाए। अब यहाँ पे सभी का यह सवाल है कि सर वोल्टेज तो हम ऑलरेडी इसके अंदर दे रहे हैं, तो फिर वोल्टेज उत्पन्न कैसे होगा? मैंने अभी बताया कि यहाँ पर बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा था प्रेरण की क्रिया के द्वारा, प्रेरण की क्रिया के द्वारा बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ, तो है तो ईएमएफ ही। तो 1 वोल्टेज उत्पन्न हो जाए तो वो आपका 1 हेनरी कहलाता है। समझ में आ गया 1 हेनरी क्या होता है? 1 हेनरी आपका ये हो गया। इसके बाद में कौन सा टॉपिक है आगे? इसके बाद में है हमारे पास जो प्रेरकत्व है। ये जो प्रेरकत्व है ये हमारे पास 2 प्रकार के पाए जाते हैं। प्रेरकत्व कितने प्रकार के पाए जाते हैं भाई? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला कौन सा प्रेरकत्व होता है? स्व प्रेरकत्व, ठीक है। पहला कौन सा प्रेरकत्व हो गया? स्व प्रेरकत्व। स्व प्रेरकत्व का मतलब है कि हमारे पास एक ही कॉइल होगी और एक ही कॉइल के अंदर हम विद्युत धारा फ्लो करवाएंगे और इस विद्युत धारा का विरोध इसी कॉइल के इंडक्टेंस के द्वारा होगा, ठीक है। मतलब एक ही कॉइल है इसके अंदर, ये हो जाएगा स्व यानी खुद एक कॉइल होगी, इसके अंदर विद्युत धारा फ्लो करवाई जाएगी और इस विद्युत धारा का विरोध किया जाएगा, तो ये होता है आपका स्व प्रेरकत्व। स्व प्रेरकत्व समझ में आ गया? स्व प्रेरकत्व का फॉर्मूला बताइए। प्रेरकत्व का यही होगा भाई, स्व प्रेरकत्व का, ठीक है। ये स्व प्रेरकत्व का ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद में आता है अन्योन्य प्रेरकत्व। क्या आता है? अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर दूसरी कॉइल एक कॉइल और होगी। इंडक्शन का सिद्धांत अब सभी ने पढ़ा है। इंडक्शन का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी एक कॉइल के अंदर हम विद्युत धारा फ्लो करवाए तो वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होता है तो इस मैग्नेटिक फील्ड का छेदन अगर कोई दूसरी वाइंडिंग करेगी तो उसके अंदर भी क्या जनरेट हो जाएगा? ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। कौन प्रेरित हो जाएगा? विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ प्रेरित हो जाएगा। एक छोटी सी चीज पूछता हूं, यहाँ पे ईएमएफ है तो करंट भी होगा भाई, ईएमएफ है तो करंट भी होगा। और अगर यहाँ पे करंट आ चुका है तो यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू भी जरूर होगी
भाई इंडक्टेंस भी जरूर होगा भाई, इसके अंदर भी विरोध तो होगा करंट का। तो यहां पर इसके अलावा एक वाइंडिंग हो रहे, अन्य वाइंडिंग हो रहे, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है अन्योन्य प्रेरकत्व। क्या नाम दिया है भाई? अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अन्य किसी वायरिंग के द्वारा भी क्या किया जा रहा है, इसके अंदर विरोध किया जा रहा है इसी के करंट का। समझ में आ गया? ये क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m बराबर क्या हो जाएगा? रूट L1 इंटू L2। यहां पर L1 क्या है? फर्स्ट क्वाइल, यहां पर L2 क्या है? सेकंड क्वाइल, और इन दोनों का रूट निकाल देना है। आपके पास टोटल क्या आ जाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान आ जाएगा। समझ में आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस किस तरह से निकाला जाएगा? ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? अन्य किसी वायरिंग के अंदर भी विरोध किया जा रहा है, उसके अंदर हम करंट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी विरोध हो रहा है करंट का। ठीक है, ये होता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बाद में यहां पर आती है आपकी क्षणिक धारा। ये तो आपकी क्षणिक वोल्टेज थी। क्या थी भाई? क्षणिक वोल्टेज थी। तो यहाँ पे क्षणिक धारा भी तो कुछ ना कुछ होगी। तो क्षणिक धारा यहाँ पे क्या हो जाएगी? Im साइन ओमेगा टी। ये तो था शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर। ये किसके अंदर था? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर। अच्छा, WT के अंदर से जब WT घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 0। ठीक है, इसका मतलब वहां पे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर जो फेज अंतर आ रहा था, कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। लेकिन यहां तो 0 नहीं है। यहां कितना अंतर है हमारे पास? 90 डिग्री का। अच्छा, 90 डिग्री को मैं π/2 बोल सकता हूं, 90 डिग्री को π/2 बोल सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा कि यहां पे जो आपका ओमेगा टी है, ओमेगा टी के अंदर से मैं π/2 को घटा दूंगा। ये आपके पास ये अंतर आ जाएगा। और ये किसका क्षणिक मान आ गया? ये करंट की तात्क्षणिक वैल्यू आ गई, क्षणिक वैल्यू आ गई है। समझ में आ गया? इसके बाद में एक चीज और, फेजर ग्राफ। इतनी रामायण हमने पढ़ ली, इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या होता है कि फिर भी हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसके अंदर हम 90 डिग्री को दर्शाए कैसे कि करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का अंतर है। तो इसके लिए क्या होता है? एक फेजर ग्राफ होता है। फेजर ग्राफ जो है एक सदिश ग्राफ होता है, और सदिश ग्राफ हमें सापेक्ष दर्शा देता है कि यहाँ पर करंट वोल्टेज से कितना आगे चल रही है। किस प्रकार से फेजर ग्राफ होगा? यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे आगे कौन चलता है? वोल्टेज। तो आगे चलने वाली चीज हमेशा ऊपर लिखी जाएगी। कितना अंतर है? 90 डिग्री का। और कौन पीछे चल रहा है? हमारे पास करंट चल रही है। तो इसके अंदर हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी जो करंट है ये वोल्टेज से पीछे चल रही है 90 डिग्री। तो ये होता है सदिश ग्राफ, जिसे हम फेजर ग्राफ कह सकते हैं। फेजर ग्राफ ऐसे ना होकर के इस तरह से भी हो सकता है। ऊपर क्या आएगा? वोल्टेज, क्योंकि ऊपर हमेशा वोल्टेज रही, वोल्टेज आगे चल रही है। और यहाँ पे पीछे क्या आ जाएगा? करंट, क्योंकि करंट हमारी पीछे चल रही हो। और कितना डिग्री पीछे चल रही है? 90 डिग्री पीछे चल रही है। तो ये हो गया आपका फेजर ग्राफ हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? ये फेजर ग्राफ हो गया। अब इसके बाद में ये जो क्वाइल है, ये क्वाइल 2-3 प्रकार से बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है। तो कौन से प्रकार से कहाँ पर बनाई जाती है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके पास आती है वायु क्रोड युक्त चौक। ठीक है, वायु क्रोड युक्त क्वाइल बोल, चौक बोल लीजिए, इंडक्टर बोल लीजिए, जो भी आपको बोलना है वो बोल लीजिए। ये जो आपको क्वाइल नजर आ रही है, इसके अंदर मैंने किसी भी प्रकार के कोई आधार का प्रयोग नहीं किया है। कोई आधार नजर आ रहा है इसके अंदर? भाई मान लो कि मैं इस मार्कर के ऊपर यदि कोई वायर लपेट देता हूं, तो उस वायर के लिए आधार का काम कौन करेगा? मार्कर करेगा। लेकिन यहां पर मैंने किसी भी प्रकार के कोई आधार का काम नहीं किया। ठीक, कोई भी आधार यहां पे नहीं है। तो मैं पूछ सकता हूं कि इसके अंदर क्या किसी चीज का आधार है ही नहीं? वायु का आधार हमेशा होता ही होता है, चाहे किसी जगह कुछ चीज हो या ना हो, लेकिन वहां पे वायु होगी ही होगी। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर जो करोड़ काम में ली जा रही है वो वायु की करोड़ काम में ली जा रही है। ठीक है, और इसका नाम, इस चौक का नाम क्या पड़ जाएगा? वायु करोड़ युक्त चौक। ठीक है, मतलब वायु करोड़ से बनी क्वाइल। समझ में आ गया भाई? वायु करोड़ युक्त चौक बोल लीजिए, इंडक्टर बोल लीजिए, या क्वाइल बोल लीजिए, बात एक ही है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के अंदर। कहां करेंगे भाई? इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के अंदर हम वायु क्रोड युक्त चौक का प्रयोग करेंगे। यहां पर जो हम बात करें कि इंडक्टेंस का मान कितना होता है, इंडक्टेंस का मान थोड़ा कम होता है। यहां पे इंडक्टेंस की वैल्यू कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि जितना मैंने आपको बताया कि जितना मैग्नेटिक फील्ड बन पाएगा ना, उतना ही यहां पे आपको इंडक्टेंस का मान मिल पाएगा।
ठीक है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जितना अधिक होगा ना, इंडक्टेंस की वैल्यू भी उतनी अधिक होगी। समझ लेना कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज़्यादा है वहां पर इंडक्टेंस का मान भी बहुत ज़्यादा है। तो यहां पर तो मैंने किसी प्रकार की कोई करोड़ काम में नहीं ली। अब अगर इसी जगह में लोहे की करोड़ काम में लेता तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता कि नहीं होता, और अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता तो वहां पर हमारे पास इंडक्टेंस का मान भी ज़्यादा होता भाई, होता ना भाई, इंडक्टेंस का मान भी ज्यादा होता। तो यहां पर मैंने किसी प्रकार की कोई करोड़ काम में नहीं ली। वायु है तो वायु तो एक तरह से जो लोह चुंबकीय पदार्थ है नहीं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन पाएगा, इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, इंडक्टेंस का मान कम हो जाता है। इसी इंडक्टेंस के मान को यदि मैं थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहूं तो किसकी सहायता से बढ़ाना चाहता हूं, अगर मैं पूरा लोहा काम में ले लूंगा, ठीक है, तो इंडक्टेंस का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरा लोहा ले लूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गया तो इंडक्टेंस का मान बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, इंडक्टेंस का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इसी इंडक्टेंस के मान को मैं थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहता हूं तो इस लोहे के अंदर मुझे कुछ ना कुछ मिलाना होगा। लोहे के अंदर मैं क्या मिलाऊंगा फिर, लोहा प्लस कार्बन। मैं इसके अंदर कार्बन की मात्रा मिला दूंगा तो ये पूरा लोहा नहीं रहेगा, और पूरा लोहा नहीं रहेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो यहां पर इंडक्टेंस की वैल्यू भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। किसकी अपेक्षा, वायु क्रोड युक्त चौक की अपेक्षा। समझ में आएगी, वायु क्रोड युक्त चौक की अपेक्षा यहां पर इंडक्टेंस का मान क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ ही लोहे की मात्रा ली है, बाकी हमने इसके अंदर कार्बन मिला दिया है। इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, वायु क्रोड युक्त चौक है, ये मैंने ये मेरे पास फेराइड क्रोड युक्त चौक है। जब मैं लोहे और कार्बन को जब मिलाता हूं तो मेरे को फेराइड प्राप्त होता है, ठीक है, ये मेरे पास फेराइड क्रोड युक्त मैंने चौक बना ली है। इसका प्रयोग मैं कहां करूंगा, इसका प्रयोग मैं करूंगा रेडियो रिसीवर्स, नाम एक ही पूरा, ठीक है, रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर, ठीक है, ट्रांसमीटर, इन दो जगह में इसका प्रयोग करूंगा। और भी है, एग्जांपल के लिए दो चीज याद रखिए। अब यहां पर जो इंडक्टेंस की वैल्यू है कितनी रहेगी, इंडक्टेंस की वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी। मैं वायु क्रोड युक्त चौक है, यहां पे लिख देता हूं, वायु क्रोड युक्त चौक। वायु क्रोड युक्त चौक की अपेक्षा हमारे पास जो फेराइड क्रोड युक्त चौक है, ठीक है, फेराइड क्रोड युक्त चौक, फेराइड क्रोड युक्त चौक के अंदर इंडक्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ेगी ये मैंने आपको बता दिया है। इसका प्रयोग कहां होता है ये हमने देख लिया है। फेराइड कहां से प्राप्त होगा, हमें लोहा और कार्बन को जब प्लस किया जाएगा तो हमें फेराइड प्राप्त होगा। समझ में आ गया। इसके बाद में मान लीजिए कि मेरे को इसी मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाना हो, इसके अंदर मेरे को इंडक्टेंस की वैल्यू और बढ़ानी हो, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इंडक्टेंस की वैल्यू मेरे को और बढ़ानी है तो मैं पूरा लोहा काम में ले लेता हूं। अच्छा ठीक है, मैंने जो कार्बन काम में लिया था इस कार्बन को हटा देता हूं, पूरा लोहा काम में ले लेता हूं, एक लोहे का टुकड़ा काम में ले लेता हूं और इसके ऊपर मैं वाइंडिंग करता हूं। और अब ये जो क्रोड कहलाएगी ये कहलाएगी आपकी लोह क्रोड युक्त चौक है, ठीक है। मतलब इसके अंदर नर्म लोहे की हमने छड़ काम में ली है और नर्म लोहे की छड़ काम में लेने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफी हद तक बढ़ जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा यहाँ पे तो इंडक्टेंस की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पर बहुत ज्यादा इंडक्टेंस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, लो क्रोड युक्त चौक का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग कहां होता है, लो क्रोड युक्त चौक का प्रयोग कहां होता है। लो क्रोड युक्त चौक का प्रयोग एक तो हम क्या कर सकते हैं, अधिकतर हर जगह हम लो क्रोड युक्त चौक का ही प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, हर जगह लगभग। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो आपकी सोडियम वेपर लैंप होता है और आपकी एक ट्यूबलाइट होती है, दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लो क्रोड युक्त चौक का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे कि डायोड होता है या फिर रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर की सहायता से हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद हमें जो ये डीसी प्राप्त होती है ये हमें शुद्ध डीसी प्राप्त नहीं हो पाती है। ये हमें किस प्रकार की डीसी प्राप्त होती है, ये हमें पल्सेटिंग डीसी मिलती है। किस प्रकार की, पल्सेटिंग डीसी मिलती है। तो इसी पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी बनाने के लिए हमें एक फिल्टर की आवश्यकता होती है। उस फिल्टर में बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, उन्हीं बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर एक कौन सा कंपोनेंट होता है आपका, लोह क्रोड युक्त चौक होता है।
कौन सा चौक होता है? लौह करोड़ युक्त चौक होता है। तो एक इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेक्टिफायर द्वारा उत्पन्न बनाई गई डीसी को शुद्ध डीसी बनाने के लिए भी हम लौह करोड़ युक्त चौक का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? अभी यहाँ पर जो एक प्रेरकीय प्रतिघात होता है जिसे हम एक्सएल कहते हैं, इस एक्सएल के अलावा हम इसको और क्या कह सकते हैं? ओमेगा एल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? ओमेगा एल बोल सकते हैं। यहाँ पर ये एक्सएल क्या है? सबसे पहले इसको समझिए। एक्सएल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सएल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रेरकीय प्रतिघात। क्या हो जाएगा? प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? प्रेरकीय प्रतिघात। ये हमारे पास प्रेरकीय प्रतिघात है। अच्छा, ये प्रेरकीय प्रतिघात क्या हो रहा है? ये प्रेरकीय प्रतिघात क्या है? क्या होता है कि इसके अंदर इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस धारा का विरोध कर रहा है। तो इस क्रिया को हम क्या कह रहे हैं? इस क्रिया को हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं और इसको हम एक्सएल की सहायता से दर्शा रहे हैं। किसकी सहायता से दर्शा रहे हैं? एक्सएल की सहायता से दर्शाते हैं और ओमेगा एल की सहायता से भी इसको दर्शा सकते हैं। जब मैंने शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ बताया तो उसके अंदर मैंने आपको साफ साफ शब्दों में लास्ट में एक लाइन कही थी कि जब भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज की जाएगी तो रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया तो रेजिस्टेंस पर यानी कि एक्सएल पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्सएल समानुपाती फ्रीक्वेंसी, इस तरह से लिख सकता हूँ। भाई आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाओगे तो यहाँ पर एक्सएल की वैल्यू भी बढ़ेगी। या फिर मान लो कि यहाँ पर आप प्रेरकत्व की यानी कि इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हो। ठीक है भाई, इंडक्टेंस की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो आपके पास प्रेरकत्व की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? प्रेरकत्व की वैल्यू, एल की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वैल्यू बढ़ेगी। भाई एक्सएल क्या है? एक्सएल तो सिर्फ इस क्रिया का नाम है जो प्रेरकत्व के द्वारा की जा रही है। तो प्रेरकत्व को आप बढ़ाओ, एक्सएल की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। तो ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। मैं इन दोनों को एक साथ यहाँ पर लिख देता हूँ। इन दोनों को मैं लिखता हूँ एक्सएल बराबर में एफ एल लिख सकता हूँ। भाई बात तो वही है, मैं इसको एफ एल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हमने बात की है एक चक्कर की। एक चक्कर हमारा कहाँ है? मैंने एक वेव बनाई थी जिसके अंदर, ठीक है ये रहा, ये एक चक्कर की हम बात कर रहे हैं। और एक चक्कर 0 से शुरू होकर कहाँ पर खत्म हो रहा है? 360 डिग्री पर। और 360 डिग्री को हम और क्या बोल सकते हैं? 2 पाई बोल सकते हैं। तो हम ये जो बात कर रहे हैं एक चक्कर के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या मैं इसको एक्स एल 2 पाई एफ एल लिख सकता हूँ? ठीक है, आ रहा हूँ सर। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल लिख सकता हूं। तो यह आपका क्या हो गया? प्रेरकीय प्रतिघात हो गया। प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है? प्रेरकत्व के द्वारा की जाने वाली इस क्रिया को ही हम प्रेरकीय प्रतिघात कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये थी आपकी आज की एक छोटी सी क्लास। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।